वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसकी क्लास 4 करेंगे। और इसमें आज हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे कि इन टॉपिक्स को आपको कैसे डील करना है। सो लास्ट क्लास हमने ये पढ़ा था कि जो सिटाडेल टाउन्स और बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या जो अर्बन सेंटर था, इट वाज द फर्स्ट ancient urban centers of Asian. It was the first अर्बन सेंटर इन एशियन इंडिया। एशियन इंडिया में पहला वो एग्जाम्पल मिलता है अर्बन सेंटर का ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्लास 3 में हमने इसको किया। आज हम देखेंगे कुछ फर्दर टॉपिक्स को देखते हैं, और वो टॉपिक्स क्या होने वाले हैं तो देखते हैं कि हिस्टोरियंस, व्हाट वर द हिस्टोरियंस व्यूज ऑन रूलर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन में रूलर्स थे कि नहीं थे, इनको लेकर एक अलग देर आर डिफरेंट ओपिनियन अक्रॉस द हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट। एक ओपिनियन नहीं है। सो देर इज नॉट अ कॉमन ओपिनियन, नॉट अ कॉमन ओपिनियन। तो आप ये याद रखेंगे कि अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हिस्टोरियंस के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता होगा, जब तक कोई एविडेंस प्रूफ फुल प्रूफ एविडेंस ना हो। क्योंकि अगर फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है, सो कोई भी श्योर नहीं हो सकता कि ये चीज होती थी कि नहीं होती थी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मुगल टाइम पीरियड में, या अगर आप 1200 और उससे 1100 में 1000 सीई के टाइम पीरियड में देखें, तो उस समय बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो हिस्टोरियंस को उनको उसके ऊपर लेकर कोई भी डिबेट या ज़्यादा डिबेट नहीं होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें कैप्चर्ड है, कौन राजा था, कौन राजा नहीं था, कौन कौन सी डायनेस्टी चल रही थी। तो बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, सील्स मिलते हैं। और उनकी जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, दे वर नॉट एबल टू डिसाइफर दैट। उसको पढ़ने के वो अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। सो फॉर दैट रीजन, इस वजह से क्या है कि आपको श्योरिटी नहीं है कि रूलर्स थे कि नहीं थे। सो इट वाज अ नॉट अ कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग रूलर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। सो देयर आर फॉलोइंग ओपिनियंस, तो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। देखते हैं कौन कौन से हैं। सम आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ बिल्डिंग in Mohenjo-daro, and you already know Mohenjo-daro was the urban center, and it was divided into citadel towns and the lower towns. And citadel towns were built at the higher platform, and that's why it is also known as the upper town. So मोहनजोदाड़ो का जो अपर टाउन था, सिटाडेल टाउन था, उसमें एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर मिला है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट लेबल्ड इट एज अ पैलेस। उसको लेबल, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रैंड स्ट्रक्चर है, तो इसलिए उसको पैलेस कंसीडर किया है। They considered that this palace may have been used by priest kings. So some archaeologists suggest that there were priest king who used to rule the Harappan civilization. वहाँ पे priest king होते थे, और उनका वो पैलेस होता था मोहनजोदाड़ो के अपर टाउन में। So they found how they get to that पॉइंट कि पहुंचे कैसे कि भाई प्रीस्ट किंग होते थे। तो दे फाउंड अ स्टोन स्टैचू इन मोहनजोदाड़ो। तो उन्हें मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें एक स्टैचू मिला, स्टोन स्टैचू। और उस स्टोन स्टैचू का जो फॉर्मेशन था, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बट मैं आपको कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कहीं होगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूँ। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, प्रीस्ट किंग का एक मिला है। प्रीस्ट किंग का एक स्टोन स्टैचू मिला, जो मैं फर्दर आपको क्लासेस में बता दूंगा। उनको उन्होंने प्रीस्ट किंग कंसिडर किया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि प्रीस्ट किंग्स रूल्ड यूज टू रूल हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। सेकंड आर्कियोलॉजिस्ट, सम अदर आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट रिचुअल प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट वेल अंडरस्टूड। रिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि उनके स्क्रिप्ट्स को पढ़ा नहीं जा सकता, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं उतने कि जिससे उनके रिचुअल प्रैक्टिस के बारे में वेल अंडरस्टैंडिंग हो। So, चूंकि since we do not know about the ritual practice of the Harappan civilization, so that we can't be sure whether king also held political power or not. What is relation with the ritual practice to the political power? Actually, ये थोड़ा सा इसको हम वैदिक पीरियड में देख सकते हैं, वैदिक एज स्टेज में देख सकते हैं। ये भी इंडियन हिस्ट्री का एक पीरियड है, वैदिक पीरियड।
वैदिक पीरियड में एक पीरियड आता है पोस्ट वैदिक पीरियड। आप जब फर्दर आगे हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा अदर वीडियोस में मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या था कि जो राजा जो होते थे, किंग्स होते थे, दे यूज टू परफॉर्म मिनी सेक्रिफिशियल और यज्ञ। सेक्रिफिशियल्स का मतलब यज्ञ जो करते हैं, यज्ञ करते थे। और वो यज्ञ, फॉर एग्जाम्पल एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। सो दीज वर द सेक्रिफिशियल ट्रेडिशन, है ना, यज्ञ करते थे। और वो ये रिचुअल प्रैक्टिस था बेसिकली। यज्ञ इज अ एक रिचुअल प्रैक्टिस। और इस यज्ञ के थ्रू जो राजा किंग्स होते थे, दे वांटेड टू शो द देयर पॉलिटिकल पावर। क्योंकि जैसे एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, उसका एक फीचर ये था कि राजा का घोड़ा जितने एरिया तक चला जाता था, वो सारा एरिया उस किंग का अंडर में माना जाता था। तो यज्ञ जो थे, रिचुअल जो प्रैक्टिस होते थे, वो पॉलिटिकल पावर को इंडिकेट करते थे और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कोई भी रिचुअल प्रैक्टिस स्कॉलर्स को नहीं दिखता है जो किंग के पॉलिटिकल पावर को वैलिडेट करे। सो इसलिए कुछ स्कॉलर का सजेस्ट है कि वहां पे कोई किंग था भी या नहीं भी था, उसके पास कुछ पॉलिटिकल पावर्स थी नहीं थी, इसके बारे में वी कांट बी श्योर। सम अदर स्कॉलर सजेस्ट और कंसीडर दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स। कुछ का मानना है कि हड़प्पन सोसाइटी में रूलर्स नहीं थे। एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस, एवरीवन वाज इक्वल, नो वन द रूलर। कोई एक दूसरे पे, कोई एक रूलर नहीं था जो दूसरे अदर पे डोमिनेट करता था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस आप देख पा रहे होंगे। सम अदर आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर नो सिंगल रूलर बट सेवरल रूलर्स वर प्रेजेंट। ओके, सो ये भी एक important point है। Some archaeologists are suggesting that since Harappan civilization a very vast civilization and civilization had many places which were very apart, which were very uh, expanded, काफी फैला हुआ था। So इसकी वजह से देख सकते हैं कि भाई इतने बड़े एरिया में अक्रॉस द रीजन एक ही रूलर डोमिनेट उस समय नहीं कर सकता होगा, रूल नहीं कर सकता होगा। सो each and every place had their own ruler, ये कुछ scholars का मानना है। So uh, that there was no single ruler but several ruler were present such as Mohenjo-daro had a separate ruler and Harappa had another ruler. So आपको ये point बताना है कि Mohenjo-daro and Harappa had a very long distance, they were very far away from each other, काफी एक दूसरे से दूर हैं। So it is not possible to have a one ruler across the region. So that's why archaeologists considered that each and every places had their own ruler. So ये कुछ scholars के देखिए different opinions, one second third, all archaeologists are giving their opinions, so different opinions है। Some archaeologists argued that, और क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, डोंट वरी, इससे ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा हेर फेर करने की चांसेस नहीं है, क्वेश्चन आना होगा तो ऐसे ही आएगा। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ सिंगल स्टेट। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, अक्रॉस द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ सिंगल स्टेट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स। ये थोड़ा कन्विंसिंग ज्यादा लगता है मुझे। वाई? क्योंकि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टिफैक्ट्स जो बने थे, फॉर एग्जाम्पल पॉटरीज बने हुए थे, सील्स बने हुए थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बने हुए थे, अर्बन सेंटर्स का जो वेल प्लान सिस्टम था, वेल ड्रेनेज सिस्टम था, वी फाइंड अक्रॉस द हड़प्पन साइट्स। हम हड़प्पा साइट्स के अलग अलग जितने भी साइट्स में, मेजॉरिटी में हम देखते हैं कि एक जैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता है, सिमिलर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, सिमिलर एविडेंस ऑफ प्लांट सेटलमेंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो मिलता है ऑफ ब्रिक्स मिलता है, सेम साइज ऑफ सिमिलैरिटी इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स मिलता है, and that settlement was near the raw material resources. So on the basis of these similarities across the Harappan sites, archaeologists came to the point कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ सिंगल स्टेट। इस एग्जाम्पल को हम वैलिडेट करते हैं बाय, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, मॉडर्न एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब है और एपी है, आंध्र प्रदेश, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर है। और मान लो कि 10,000 साल बाद या 20,000 साल बाद कभी भी इसकी एक्सकवेशन हुआ, तो पंजाब का जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो फाइंडिंग्स मिलेंगे लेटर पीरियड में, या आंध्र प्रदेश के जो पॉलिटिकल सिस्टम के फाइंडिंग्स मिलेंगे, दे वर वेरी सिमिलर। क्योंकि वहाँ पे भी
जो पॉलिटिकल सिस्टम है पंजाब का, सीएम सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेम कोरिलेट करेंगे एपी के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। लैंग्वेज अलग है बट जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेम है। लोग कॉमन गुड्स यूज करते हैं ज्वेलरीज फॉर्म में, उनके रिचुअल प्रैक्टिस भी थोड़े बहुत कॉमन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट उस टाइम पीरियड में इस पॉइंट पर आएंगे कि दी पंजाब एंड एपी वाज अ पार्ट ऑफ सेम सिविलाइजेशन। सो सेम उसी के बेस पर अगर हम कोरिलेट कर ले हड़प्पा में, सो सेम सेटलमेंट्स, सेम टाइप ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ ब्रिक्स, सेम टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स। सो उसी के बेस पे ये पॉइंट पे आते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सिंगल स्टेट था। उसके अलावा एक, क्योंकि ये मोर कन्विंसिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इतना ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन है कि सेम सब कुछ सेम होना, स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ ब्रिक्स होना, सेम वेल प्लान डिजाइन ड्रेनेज सिस्टम होना, वेल प्लान अर्बन सेंटर्स होना, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक कोई एक सिंगल रूलर ना हो, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ सिंगल स्टेट। सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से आपको ये समझ में आया कि रूलर्स को लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ये क्वेश्चन सिंगल आएगा सो 3 मार्क्स में इसके आने के चांसेस हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ अटैच करके 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सिंगल में कभी 8 मार्क्स में नहीं आएगा। ठीक है, सो आप इसको भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स पढ़ने का थोड़ा सा आपको तरीका भी बता देते हैं कि अ, हर चैप्टर, चलिए इसका डिस्कशन हम बाद में करते हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूं। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना होगा, एंड देर आर सम अदर टॉपिक्स जिसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना होगा। इक्वली सब पर एम्फेसाइज नहीं, कि मतलब आप इसको 10 मिनट पढ़ना है, उसको भी 10 मिनट पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक्स को भी 10 मिनट पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट है क्वेश्चन पेपर में, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। वो हम जो पूरे कोर्स में ड्यूरेशन में मैं आपको बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो हम उसको भी डील कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगेन क्राफ्ट्स क्या है, जैसे बीड्स बनते थे, मेटल्स का काम होता था, सील्स बनते थे, वेट बनते थे, शेल्स का काम होता था, बैंगल्स बनते थे, लेडल्स बनते थे, टूल्स बनते थे। तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्स। तो क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन सेंटर कहाँ था, और प्रोडक्शन सेंटर कौन कौन सी जगह थे, तो उसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर लिया है। चनूदड़ो, नागेश्वर एंड बालाकोट, एंड लोथल एंड धोलावीरा। सो दीज वर द प्रोडक्शन सेंटर्स। चनूदड़ो में क्या क्या बनता था, बीड मेकिंग प्रोसेस, बीड बनते थे, शेल्स की कटिंग, शेल लाइक शंख जो होता है उसका कटिंग होता था, मेटल वर्क, गोल्ड और कॉपर का काम होता था, सील मेकिंग होता था चनूदड़ो में, और वेट मेकिंग का काम भी चनूदड़ो में होता था। सो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि एट विच प्लेस सील्स और वीट्स, सॉरी इसको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं कि चनो दड़ो वाज द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो सील मेकिंग, वेट मेकिंग, है ना, सो टूल्स। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि कौन से प्रोडक्शन सेंटर्स पे क्या काम हो रहा था, तो आपको ये थोड़ा याद रखना होगा। उसके बाद नागेश्वर और बालाकोट, आप नागेश्वर और बालाकोट को देख सकते हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर बालाकोट वाज द स्पेशलाइज सेंटर ऑफ द शेल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे शेल्स मिलते थे, क्यों? क्योंकि नागेश्वर देख रहे हैं आप, ये कोस्टल है। अगर आप नागेश्वर को देखेंगे तो ये गुजरात के टिप पर है। ठीक है, गुजरात के टिप पर है, यहाँ पर नागेश्वर है। और ये बालाकोट है, बालाकोट भी कोस्टल है, सी के पास है, अरेबियन सी के उस पर पड़ता है। राइट नाउ पाकिस्तान में ये वही बालाकोट है जिसपे इंडियन फोर्स हमारी इंडियन फोर्स ने अटैक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, ये वही बालाकोट है। उसके बाद नागेश्वर। सो दीज टू प्लेसेस वर द कोस्टल स्टेट्स। और नागेश्वर तो पूरा कोस्टल है, कोस्टल प्लेस है। बालाकोट थोड़ा सा दूर है, लेकिन हाँ कोस्ट के नज़दीक है। सो यहाँ पे शीप जो शंख है, शेल्स, दे वर वेरी इजीली अवेलेबल। सो दीज वर द सेंटर्स फॉर मेकिंग बैंगल्स एंड लेडल्स। आई डोंट नो व्हाट इज लेडल्स, बट आप श्योर हो जाना, देख लेना आपकी ये लेडल्स क्या है। सो बैंगल्स तो जो चूड़ियाँ होती हैं वो बनते थे यहाँ पे शेल्स के। लोथल एंड धोलावीरा वॉज फेमस फॉर मेकिंग टूल्स। तो ये टूल्स, इस टाइप के कुछ टूल्स जो बनते थे वो लोथल एंड धोलावीरा में आप देख सकते हैं। लोथल कहाँ है, लोथल अगेन ये रहा लोथल, और जो धोलावीरा है वो ये रहा धोलावीरा। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सबसे ज़्यादा मैप में ये क्वेश्चन ना लोथल और रंगपुर, ये दोनों आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। कैसे परेशान करेंगे? क्योंकि आपको ना
एक पॉइंट दे देंगे, डॉट करके मान लिया ऐसे कर लेंगे और ऐसे दे देंगे 1 फाइंड दिस प्लेस और 2 फाइंड दिस प्लेस। तो आपको इस प्लेस के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लोथल और रंगपुर को ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोथल है वो, जो लोथल होगा वो ऊपर की तरफ है और रंगपुर जो है दोनों गुजरात में ही, ठीक है। और लोथल जो होगा वो ऊपर की तरफ है, ये देख रहे हैं आप, लोथल जो है ऊपर की तरफ है और रंगपुर नीचे की तरफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको जरा देख लेंगे। आप इसको स्टेटमेंट में, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाना है, आएगा क्वेश्चन तो 8 मार्क्स में आएगा। और अगेन फिर आप पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे ऐसे, और उसके बाद आप हर एक फ्लो चार्ट को, हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, हमें सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है, खासकर बीड के बारे में, सील के बारे में और वेट के बारे में। तो लेटर क्लासेस में हम बाद में पढ़ेंगे। शेप्स ऑफ बीड्स वर, जो बीड्स थे उनके अलग अलग शेप्स थे, सिलिंड्रिकल शेप्स, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड। डीप में पढ़ेंगे जब बीड मेकिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे मैं आपको ये समझा दूंगा। उसके बाद सम बीड्स वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग, कुछ बीड्स को पेंट भी किया जाता था उसके ऊपर। सो चनुदड़ों में ये प्रोडक्शन सेंटर्स था बीड मेकिंग का। उसके अलावा नागेश्वर और बालाकोट में देवर कोस्टल सेटलमेंट्स, अगेन मैंने आपको दिखाया ये रहा बालाकोट एंड नागेश्वर, तो कोस्टल सेटलमेंट्स हैं। दीज वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये कोस्टल सेटलमेंट्स एंड दैट्स व्हाई शेल्स वर इजीली अवेलेबल टू दीज प्लेसेस, ठीक है। और इसमें बैंगल्स, लेडल्स और इनले बनते थे। एंड द स्पेशलाइज्ड रूल्स फॉर मेकिंग बीड्स, क्योंकि स्पेशलाइज कुछ टूल्स जो बीड्स को बनाने के लिए चाहिए, तो वो भी बनते थे। एंड दे फाउंड एट चनुदड़ो, लोथल एंड धोलावीरा। सो स्टूडेंट्स ये है, बहुत इजी वे में मैंने कराने की कोशिश करी है। सो आप प्रोडक्शन सेंटर्स के बारे में इसको यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी फर्दर डाउट है तो आप अगेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको रिजॉल्व करूँगा। उसके बाद जो आज लास्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शंस हड़प्पन सिविलाइजेशन हाउ। भाई आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन थे, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है चनुदड़ो, नागेश्वर, लोथल, ये प्रोडक्शन ऑफ सेंटर कैसे थे, हाउ दे आइडेंटिफाइड, आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे आइडेंटिफाइड किया। सो देयर वर फॉलोइंग वेज, एक तो रॉ मटेरियल बेस्ड, उसके अलावा बहुत लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स मिले और पीसेज ऑफ लार्जर वेस्ट मिले। सो इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज एविडेंसेस दे फाउंड कि ये जो सेंटर्स हैं ये प्रोडक्शन सेंटर्स थे। अब जरा रॉ मटेरियल पे देखते हैं। रॉ मटेरियल के दो सोर्स होते हैं, एक तो होता है नियर सोर्स जहाँ पे रॉ मटेरियल होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जैसे माइंस होते हैं। जैसे माइंस था, खेतड़ी माइंस था राजस्थान में, कॉपर माइन है वो। तो उसके आसपास जो सेटलमेंट है, तो जाहिर सी बात है माइंस कॉपर माइन के आसपास जो भी सेटलमेंट होगा कॉपर का काम करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट अगर यही कॉपर उठ के राखीगढ़ी में आ जाए, धोलावीरा में आ जाए, क्योंकि वहां पे नेचुरली कॉपर्स के माइंस नहीं है, बट अगर यही कॉपर उठ के चनुदड़ों में आ जाए, ठीक है, क्योंकि चनुदड़ों में मेटल वर्किंग का काम होता था, तो अगर ये रॉ मटेरियल बड़ी क्वांटिटी में अगर कॉपर उठ के राखीगढ़ी या चनुदड़ों में आ जाए, सो व्हाट विल यू थिंक, आप क्या सोचेंगे कि भाई इतनी लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पर, दैट मीन ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इस चीज का बनता होगा या इस्तेमाल होता होगा। So that's how the archaeologists identified these centers of the production of हड़प्पन civilization। भाई लार्ज क्वांटिटी में क्या था, वेस्ट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट मिल रहा है। जैसे कुछ बनाना है, मान लो कि एक कॉपर का ही कुछ बनाना है, फॉर एग्जांपल प्लेट बनानी है, तो प्लेट बनाने के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी शीट को काटना पड़ेगा और उस शीट का जो वेस्ट होगा वो, ये जो शीट का जो वेस्ट है वो शीट वेस्ट अलग हो जाएगा। तो बहुत सारे वेस्ट, छोटे छोटे पीसेज ऑफ वेस्ट मिल रहे हैं। तो पीसेस आप देखें, लोहे का काम, जो लोहार के पास बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ वेस्ट होंगे लोहे का, सो आयरन्स के। सो स्टूडेंट्स इस एविडेंस के बेस पे उन्हें पता लगा है कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था। पीसेस ऑफ लार्जर वेस्ट भी है, बहुत बड़े बड़े लार्जर वेस्ट के पीसेस मिले। सो दीज वर द एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। अगेन इन इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है, आएंगे भी तो मैक्सिमम 3 मार्क्स में, और अगर क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट हम ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि टॉपिक का पार्ट भी है और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो जगती है ना कि भाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था उस समय, तो कैसे पता चला ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था, और जो उस समय थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो उस समय नहीं थे, तो कैसे पता चला। सो पता चला
इन तरीकों से, ठीक है। Archaeologists try to find raw materials such as stones, shells, copper, tools, unfinished objects, rejected or waste material. एक तरीका ये हो गया। दूसरा, waste is one of the best indicator for craft work. For example, if shell or stone is cut, then pieces of this material will be discarded, छोड़ दिया जाएगा as waste at the place of production. ठीक है, तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे ही वेस्ट के रूप में, छोटे छोटे पीसेस के रूप में वो क्या नाम मटेरियल होगा। अगेन सम लार्जर वेस्ट पीसेस वर आल्सो यूज फॉर मेकिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब मान लो कि कोई छोटी चीज बनी है, बड़ी चीज मतलब गिलास बना दिया इतने बड़े से, तो इतना लार्जर पीस बाहर आ गया, तो इसका यूज किसी ज्वेलरी वगैरह बनाने में कर देते होंगे। सो दीज वर द idea, these were the evidences. So sometimes larger waste were also used for making small objects, although small pieces were usually left in वर्क एरिया। सो बेसिकली जो स्मॉल पीसेस होते थे उनको छोड़ दिया जाता था, लेकिन कुछ बड़े पीसेस को उनको बना भी दिया जाता था, उनका काम कर लिया जाता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हमने आज 3 टॉपिक किया। अगेन क्लासेस थोड़ी सी इसकी इस चैप्टर की लंबी होंगी क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, फैक्चुअल बेस्ड चैप्टर है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है और आप टॉपिक्स को क्लैरिटी मिल रही है। अगर कोई भी डाउट होता है तो अगेन आप कमेंट बॉक्स में